हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय फॉरल। जैसा कि आपको पता है कि हम आप सबके लिए टेंसेस की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें से हम आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को बहुत ही विस्तार से बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप उन वीडियोज को की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्यूचर टेंस को, कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस तरह से आप इन टेंसेस को बहुत ही आसानी से, जैसा कि ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कर चुके हैं, उसी तरह से हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह ही, बिना टाइम को वेस्ट किए, कम समय में ज़्यादा सीखने की। ओके, तो देखते हैं फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। हालांकि जो हमारा ये वाला टेंस होता है वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम अक्सर फ्यूचर में ही रहते हैं ना। ह्यूमन की, मनुष्य की, हमारे जो मानव जाति है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग ना वर्तमान में तो कभी रहते ही नहीं, या अपने पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर का सोचा करते हैं। तो जैसे कि हम कहते रहते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम जब इतने साल के हो जाएंगे तब ये कर चुके होंगे। तो बस इन्हीं के आधार पर हम टेंसेस को सीखते हैं। इसमें सबसे पहला टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही नॉर्मल चीज, जैसे कि आप कहते हो कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि आप श्योर नहीं हो, आप लिख के नहीं दे रहे हो कि इस समय दिल्ली जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं फ्यूचर में कभी दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यानी जब कोई टाइम फिक्स नहीं होता है तो उसमें आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूस में बढ़ते हैं, अभी वन बाय वन हम इसका सभी कैसे आप इसको ट्रांसलेट करोगे, है ना, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सब पे हम डीपली चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। सर हमने प्रेजेंट पास्ट देखा था, वैसे हम फ्यूचर को भी पूरा कवर करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो लगातार हो रहा हो। प्रेजेंट में अगर है तो वो अभी वर्तमान में हो रहा है, पास्ट की बात करें तो भविष्य में हो चुका था, मतलब भविष्य में हो रहा था। फ्यूचर की बात करते हैं तो भविष्य में हो रहा होगा, पास्ट में भूतकाल में हो रहा था, फ्यूचर में हो रहा होगा। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, जैसे ऐसे कहते हैं कि मोहन कल दिल्ली जा रहा होगा। हम एकदम साथ में पूछते हैं आपका दोस्त है मोहन, हम कहते हैं भैया मोहन का जो कल का प्लान क्या है, चलिए कल हम सब लोग मूवी देखने चलते हैं। तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मोहन तो कल दिल्ली जा रहा होगा। यानी आप पहले ही बता रहे हो कि फिक्स है, देखिए कि कल वो दिल्ली जा रहा होगा इस समय। आप घर पे जैसे बैठते हो ना कि क्या होगा, 15 अगस्त है, अच्छा तो 15 अगस्त में सुबह क्या होगा कि 7 बजे तरफ लड्डू बांटे जा रहे होंगे। यानी जब आप फ्यूचर की बात करते हो, फ्यूचर में भी वो काम कंटिन्यूअस हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में काम आपका लगातार हो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें आप और भी एक कदम आगे बढ़ जाते हो, यानी फ्यूचर का आप ये भी सोच चुके हो कि इस समय हम अपना ये काम पूरा कर चुके होंगे। जैसे कि क्या बोलोगे कि मैं सोमवार को इंग्लिश का 5वां चैप्टर पढ़ चुका हूँगा। यानी आप अभी से ही ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मैं इस दिन, आने वाले दिनों में, भविष्य के इस दिन में अपना ये काम पूरा कर चुका हूँगा। या आप अभी ऐसे बोल देते हो कि 1 साल बाद हमारा जो जिस स्टैंडर्ड में आप हो, जिस कक्षा में आप हो, कि ये पूरा हो चुका होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर में भी आप कार्य पूरी कर चुके हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं कि काम हमारा काफ़ी देर से चल रहा हो और लगातार अब भी चल रहा हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। प्रेजेंट में बात करते हैं तो अभी की, पास्ट की बात करते हैं बीते हुए कल की, और फ्यूचर में हम आने वाले कल की बात करते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि वो 4 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, है ना, वो 4 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी काम अब भी चल रहा होगा, काम आगे चल रहा होगा, लेकिन वो काफी देर पहले से चल रहा होगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं वन बाय वन आपके एग्जाम्पल्स के साथ, और उनको किस तरह से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये क्या हो, तो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो जैसा कि हमने बाकी टेंसेस में आपको बताया है, सेम वही प्रोसेस हम लेके चलेंगे। हमको किसी भी टेंस को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? सब्जेक्ट चाहिए होता है, आपको वर्ब चाहिए होती है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होती है, और आपको क्या चाहिए होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। लास्ट में हम आपको आरपी भी लिखा देते हैं। आरपी मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स, बचा हुआ हिस्सा। हम
कर्ता, कर्म और क्रिया के अलावा जो भी बचा हुआ हिस्सा होगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो जब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब आपके दो प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। वर्ब हमारे अन्य बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे आपको टेंस बनाने के लिए केवल दो प्रकार के वर्ब चाहिए, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब मोस्टली यूज होती है वो यूज होता है विल और शैल। क्या यूज होता है? विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल का यूज करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम टेंसेस को देखते हैं कि किस प्रकार से आप टेंसेस को बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आपने प्रेजेंट और पास्ट में भी किया था, आप बना सकते हो। जैसे हम पहला एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। मैंने लिखा कि रमन गीत गाए। क्या मैंने लिखा? रमन गीत गाएगा। देखते हैं क्या बनता है। रमन गीत गाएगा। सो बनाते हैं। अवर सब्जेक्ट इज रमन, सो व्हाट वी रिटन हियर? रमन। क्या लिखा मैंने? रमन। हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल। हमको पता है कि सिंगुलर के साथ हमारा विल आता है और प्लूरल के साथ हमारा शैल आता है। तो रमन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर, ओके, प्लूरल। तो रमन विल, और गाने की क्या होती है? सिंग। रमन विल सिंग ए सॉन्ग। क्लियर? इज दैट क्लियर? सभी लोग बताएंगे। क्लियर है ना? दूसरा टेंस हम देखते हैं आपका। ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। इसमें ना ही आपको इंट्रोगेटिव मिलेगा ना ही आपको निगेटिव मिलेगा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि मैं कल पतंग उड़ाऊंगा। मैं कल पतंग उड़ाऊंगा। सो देखते हैं क्या होता है। मैं, सब्जेक्ट हमारा मैं, तो मैं के लिए आप क्या लिखोगे? आई। मैं के लिए क्या लिखोगे? आई। सो आई एंड अवर हेल्पिंग वर्ब इज शैल। सो आई और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। आपको पता है यहाँ पर बच्चे प्लूरल नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि शैल हमेशा आई और वी के साथ आता है। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो आई के साथ शैल। आई शैल। उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई। आई शैल फ्लाई द काइट एंड फॉर कल। ये कल आपका क्या है? आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट। तो कल के लिए क्या लगा दोगे? टुमारो। आई शैल फ्लाई द काइट टुमारो। टुमारो या टुमारो के लिए आप लिख सकते हो द नेक्स्ट डे। ओके। सो कल आप अच्छा एक बात बताइएगा कि हम कल को बोलते हैं टुमारो। ओके। परसों के लिए क्या बोलोगे? अगर परसों के लिए क्या बोलोगे आप? कल के लिए क्या लिखते हो? टुमारो। आने वाले कल के लिए लिखते हो टुमारो। तो परसों के लिए क्या लिखोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके। सो ये आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है हमारे उनको हम बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तब तक आप परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताइएगा। अगला एग्जाम्पल हम देते हैं, लिखते हैं हम आपका मोहन। मोहन क्या लिखते हैं? वे मैदान में फुटबॉल, हर समय क्रिकेट थोड़ी ना खेलोगे। वे मैदान में फुटबॉल खेल लेंगे। वे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। सो वे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे आप? दे। मैंने बोला आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल। बाकी सबके साथ विल आएगा। तो दे के साथ क्या लगा दोगे आप? दे विल। खेलना की क्या होती है? प्ले। दे विल प्ले फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल। और मैदान में के लिए क्या लिखोगे? इन द फील्ड। इन द फील्ड। तो दे विल प्ले फुटबॉल इन द
फील्ड। ओके, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। वे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अब हम आते हैं कि अगर हमारा यही टेंस जो है अफर्मेटिव की जगह, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम यही टेंस आपका अफर्मेटिव की जगह हमारा निगेटिव टेंस आए, कैसा आए, निगेटिव आए, यानी हमारा कैसा टेंस हो, नकारात्मक टेंस हो, यानी हमारे टेंस में नहीं लगा हो, तो हम उसकी इंग्लिश इस प्रकार से बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हमारा जो नॉट आता है, नॉट हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और हम बाकी टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज वैसा का वैसा रखते हैं। समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारा जो टेंस है वो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। इस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या जोड़ देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, वे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे, तो दे विल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। लेकिन वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अगर यहाँ पे नहीं आ जाता बच्चों, तो नहीं के लिए हम आपको बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल। तो हम इसी विल के बाद क्या लिख देते, नॉट। बाकी हमारे टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब बताइए, इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो क्यों आप टेंसेस नहीं बना पाएंगे। काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, 10th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में है, कोई बच्चे तो 12th स्टैंडर्ड में भी हैं, और उनको जो टेंसेस में जो बेसिक है वो क्लियर ही नहीं है, और अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। टुमारो के लिए स्टडी लिख देंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम कर देंगे, मेन वर्ब गलत लिख देंगे। ये सब प्रॉब्लम से हमें बचना है। दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम यहीं पे लिख दें, मैं कल पतंग नहीं उड़ाऊंगा। देखिए, मैं कल पतंग नहीं उड़ाऊंगा। अब आपको ऑलरेडी बता चुके हम कि नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट। आई शैल नॉट फ्लाई द काइट टुमारो। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही, टेंस में आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एग्जाम्पल ही है जो आपको टेंसेस का उस्ताद बना सकते हैं और आपको टेंस खेल लगने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, तुम बाजार नहीं जाओगे, तुम बाजार नहीं जाओगे। देखिए, ये आपके टेंस लिखा है, आपने क्या बनाया, तुम के लिए क्या लिखा, यू। आपको पता आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल, तो यू विल। जाने की क्या होती है, गो। लेकिन मैंने देखा कौन है, नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। यू विल नॉट गो टू मार्केट, यू विल नॉट गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट। और अपने आप को आप तब कहना कि आप टेंस बना लेते हो अगर आपसे कोई ओरल कुछ पूछे और उसका ट्रांसलेशन आप ओरल ही कर दें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब आप इसका कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर करके बताइए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुरंत एज इट इज, बिना कॉपी पेन का यूज किए सीधे बना दीजिए। तो क्या बनेगा, आई विल नॉट टेक द फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सॉरी, आई शैल नॉट टेक द फूड, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा क्या आता है, शैल आता है। आई शैल नॉट टेक द फूड या आई शैल नॉट ईट द फूड। लेकिन खाने के लिए हम क्या लगाते हैं, अक्सर टेक लगाते हैं, क्योंकि खाना आप टेक करते हो, एक और खाते हो ना, तो टेक आएगा। ईट तब होता है जैसे जानवर लोग ईट करते हैं ना, कि जब तक खाना खत्म नहीं हुआ, जब तक उनका चारा फिनिश नहीं हुआ, तब तक वो उसमें मुंह ही लगाए। क्या आप ऐसा करते हो, तो आप खाने के लिए क्या लगाओगे, टेक, ईट नहीं यूज करेंगे, ईट, ठीक है। ऐसे आप पानी पीने के लिए भी या चाय पीने के लिए भी आप ड्रिंक का यूज नहीं करते हो, क्या हुआ, टेक द ड्रिंक। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो मेरे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या आपको बताया था हमने कि हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आप सबको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं जो आपकी डिस्क्रिप्शन में है प्रेजेंट और पास्ट के, तो आपको पता होगा कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चे, वो 2 टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। रख लीजिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में छपा होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपका सेम प्रोसेस होगा।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आरपी। वर्ब हमारी दो प्रकार की होंगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब मेरी वही होगी, विल होगा, शैल होगा। मेन वर्ब में भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन चेंजेस क्या है, जो चेंजेस हैं हम उनको आपको सामने लिख रहे हैं, बिल्कुल आप उसको रट लीजिएगा। पहला चेंज क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। फिर हम लिखते हैं यदि WH फैमिली, या भाई सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये WH फैमिली उपस्थिति है, उपस्थित है, तो उसको सबसे आगे लिख देते हैं, तो उसको सबसे आगे लिखते हैं, तो उसको सबसे आगे लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए कि नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हमेशा, नॉट का जो आप प्रयोग करोगे हमेशा सब्जेक्ट के बाद करोगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ये आपके हैं जो तीन चीजें आप इसमें याद रख सकते हो। अब आप ये कहते हैं इन पॉइंट्स को कि लिखा क्या है। इसमें लिखा है हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, इसमें लिखा है WH फैमिली उपस्थित है, तो उसको सबसे आगे लिखते हैं। ये क्या चीज है आपको बता दें कि हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो टाइप के होते हैं। हम आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। सर मैंने आपसे पूछा कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपसे अगर कोई पूछते आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मल है, आप अपना कक्षा बताएंगे कि आप फर्स्ट ईयर में हो, 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो, 8th में हो, 5th में हो, जिस क्लास में हो गए आप उसको लिख दोगे कि हम इस क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आपने खाना खाया, क्या आपकी उससे लड़ाई हुई, यानी जब ऐसे सेंटेंसेस में आपका आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज yes no टाइप क्वेश्चन एंड द अनदर वन इज WH टाइप क्वेश्चन। और WH को ही मैंने क्या बोल दिया, WH फैमिली, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग आप W या S से करते हैं वो WH फैमिली कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, किसने, किससे। और इंग्लिश में हम बात करें तो व्हाट, भाई, वेयर, हाउ, हाउ मच, होम, हुज आदि इत्यादि। तो इसके जो वर्ड्स हैं तो W से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, भाई, वेयर, या S से स्टार्ट हो रहा है, हाउ, हाउ मच। सो ये आप चीज समझ गए। और नाइट का प्रयोग हमेशा तब करेंगे जब सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब इनको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, बने रहिएगा। जैसे मैंने लिखा क्या, क्या तुम गाना गाओगे। इन टेंसेस के बाद, इन एग्जाम्पल्स के बाद बेटा आपको 0.00001% भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। लेकिन फिर मैंने लिखा तुम गाना कैसे गाओगे, तुम गाना कैसे गाओगे, अंतर दिखा। बहुत टेंसेस आर इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, बट दिस वन इज क्या तुम गाना गाओगे, या तो हाँ या तो ना। तो ये हमारा क्या हुआ, यस नो टाइप क्वेश्चन। और तुम गाना कैसे गाओगे, तो आप इसका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर आंसर बताओगे कि हम गाना ऐसे गाएंगे वैसे गाएंगे। तो ये क्या चीज है, इसमें आप देखते हैं कि जब आपका ये वाला सीन हो, यस नो टाइप क्वेश्चन हो, तब आप इसका यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस क्या को भूल जाइए, इस क्या को आप इग्नोर कर दीजिए। क्या को आप ऐसे इग्नोर कीजिए, बिल्कुल अंधे बन जाइए, जैसे आप पनीर के आगे मटर को इग्नोर कर देते हैं। पनीर के आगे आपको मटर दिखाई नहीं देता ना, पनीर पनीर खाते हो, तो इस क्या को छोड़ दीजिए। तुम गाना गाओगे तो कैसे बनेगा, यू बता चुके ना, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, फिर गाना की सिंग और गाना की ए सॉन्ग, यू विल सिंग ए सॉन्ग। क्लियर है, तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग ए सॉन्ग। लेकिन जब क्या है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करोगे, कुछ ना कुछ तो चेंज करोगे। बस वही हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। यही आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के, यही हेल्पिंग वर्ब को उठा के बच्चे आगे पटक दो। विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गाओगे। विल यू टेक द फूड, क्या तुम खाना खाओगे। गॉट इट, ये डिफरेंसेस है। लेकिन अब यहां पे अगर हो तुम गाना कैसे गाओगे, ध्यान सुनना, अब किस कैसे भूल जाओ, तुम गाना गाओगे, क्या बनाओगे आप, यू, क्या बनाओगे आप, यू विल सिंग ए सॉन्ग।
अब बीच में कैसे लगा है ना, तो इसमें क्या करोगे, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव अगर होगा कैसा भी हो, तो हमारा जो ये विल लिखा है ये विल क्या आएगा, आगे आएगा। लेकिन अगर आप विल आगे लिख दोगे तो ये वाला टेंस हो गया। इसमें बीच में कैसे है, तो इस कैसे को आप बोलते हो हाउ। हाउ हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो कैसे को क्या बोलते हो, हाउ। तो आपका हाउ क्या हुआ, WH फैमिली का हुआ, तो WH फैमिली उपस्थित सबसे आगे लिखते हैं, तो हाउ सबसे आगे आ जाएगा। हाउ विल यू सिंग ए सॉन्ग, तभी हम WH फैमिली को, इस WH फैमिली को हम गुंडा वर्ब भी बोलते हैं, कि गुंडा लोगों की आदत रहती है सबसे आगे रहने की, सबको कहने की, दिखाने की, शो ऑफ करने की, हमसे बड़ा कोई नहीं, तो ये सबसे आगे आ जाता है। जब जब आपको गुंडा वर्ब बीच में मिले, जब जब आपको WH फैमिली का कोई भी टेंस बीच में मिले, तो उसको पटक के सबसे आगे लिख देते हैं। यानी हमने जाना कि यही टेंस जो लिखा वो यही लिखा है, बस सबसे आगे WH फैमिली आ गई, बस यही से टेंसेस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस खत्म होते हैं, और बाकी टेंसेस में भी आपका सेम यही प्रोसेस लागू होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कंटिन्यूअस पर जाने से पहले दो एग्जांपल्स और देखते जाइए। ये दो एग्जांपल्स आपकी और भी चीजें क्लियर कर देंगे। केवल और केवल दो और एग्जांपल्स को आप देखते हुए जाइए। जैसे मैंने लिखा क्या क्या रमेश कपड़े धोएगा, क्या रमेश कपड़े धोएगा। एंड द लास्ट वन हमने लिखा कि अनूप विद्यालय कब जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। क्या रमेश कपड़े धोएगा, तो मैंने देखा क्या, और क्या है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, रमेश के साथ लगेगा विल, तो विल रमेश वॉश मीन्स धोना, वॉश द क्लॉथेज। गॉट इट। अनूप विद्यालय कब जाएगा, तो कब मीन्स व्हेन, यानी WH फैमिली का है तो सबसे आगे आ जाएगा व्हेन, और अनूप के साथ लगेगा विल, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, व्हेन विल अनूप गो टू स्कूल, व्हेन विल अनूप गो टू स्कूल। अब हमको नहीं लगता कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी, आपको 0.001% भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको बची होगी। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को देखते हैं, क्योंकि हमारा पूरा खेल जो है हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का ही पूरा का पूरा खेल होता है। तो बच्चे हेल्पिंग वर्ब में आप जब कंटिन्यूअस की बात करते हो तो विल शैल तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बच्चों, कंटिन्यूअस का मतलब है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे सुबह उठने के बाद आपके लिए चाय जरूरी है, वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस के लिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। इस तरह से आप इसको याद रखिए। एग्जाम्पल्स में सीधे आते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मैंने लिखा कमला 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 स्कूल जा रही होगी। मैंने लिखा कि कमला है वो स्कूल जा रही होगी। तो आप क्या बनाओगे, कमला यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कमला, फिर जा रही होगी, कमला के साथ क्या आएगा, विल बी, कमला विल बी, और जाने की क्या होती है, गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। अगर हमारा होता कमला स्कूल जा रही है तो कमला इज गोइंग टू स्कूल, कमला स्कूल जा रही थी, कमला वाज गोइंग टू स्कूल, और कमला स्कूल जा रही होगी, कमला विल बी गोइंग टू स्कूल। यानी कंटिन्यूअस के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आएगा ही आएगा, चेंजेबल हमारी केवल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। जब आप सभी टेंसेस को पढ़ लेते हो तो टेंस एक दूसरे से रिलेट होते हैं और आप कम चीजों में ज्यादा चीजें कर सकते हो। कम चीजों को याद रखकर अधिक से अधिक विस्तार रूप से हर एक चीज को कर सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं आपके सामने कि तुम कल किताब या पत्र, तुम कल पत्र लिख रहे होगे।
तुम कल पत्र लिख रहे होगे। तो ये क्या होगा कि यू देन अवर हेल्पिंग वर्ब इज विल बी, पत्र लिखने की क्या है राइटिंग, यू विल बी राइटिंग ए लेटर, एंड कल के लिए क्या लगा दोगे बच्चों, टुमारो यू विल बी राइटिंग ए लेटर टुमारो। गॉट इट? आई होप आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर अफर्मेटिव की जगह अगर आपका हम निगेटिव सेंटेंस ले लें तो आपको बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाएगा हमारा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाता है, नॉट। तो जहां पर अगर आप कमला कल स्कूल नहीं जा रही होगी, अगर निगेटिव आ गया आपका, तुम कल पत्र नहीं लिख रहे होगे, तो सिंपल है, निगेटिव पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे बनाते हैं कमला विल। अब लेकिन यहाँ पर निगेटिव लगेगा, विल नॉट बी, कमला विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। हमेशा किसके बाद निगेटिव आएगा, विल के बाद। बी क्या लगेगा, बाद में लगेगा। कमला विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल या यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर टुमारो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जब आप चीजों को समझने लग जाते हो तो आप पहले से ही रियलाइज कर लेते हो, पहले से ही फील कर लेते हो, पहले से आप समझ जाते हो कि क्या होने वाला है। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव पे, और हमें पूरा उम्मीद है कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हम यहाँ पे बाद में लिख पाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में 100% कर लोगे, ठीक है। इसी में ना समझाते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर बना लोगे। हम बोल रहे हैं, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बनाइएगा। मैंने क्या बोला, क्या श्याम बांसुरी, क्या श्याम बांसुरी बजा रहा होगा। क्या श्याम है वो बांसुरी बजा रहा होगा। तुम कल किताब क्यों पढ़ रहे होगे, है ना। तुम कल किताब क्यों पढ़ रहे होगे। अब देखते हैं इन दोनों टेंसेस को बनाते हैं। मैंने बोला आपको हम इंट्रोगेटिव का रूल जो है, इंट्रोगेटिव खेल है, वो पहले ही समझा चुके हैं। जब आपको पूरा खेल आपको पता है तो टेंसेस बनाने में कैसी प्रॉब्लम। मैंने बोला कि जब आपके क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, और अगर गुंडा वर्ब है तो वो सबसे आगे आ जाता है। यहीं पर से खेल आपका समाप्त होता है। जब हमने आपको चक्रव्यूह भेदना सिखा दिया है तो कैसा भी चक्रव्यूह है, घुसने में क्यों डर रहे हो, अभिमन्यु की तरह आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। जीत आपकी ही होगी, ओके। अभिमन्यु जी के साथ अर्जुन नहीं थे इसलिए उनकी हार हुई, आपके साथ हम हैं, बढ़ते रहिए आगे, ओके। बनाते हैं, क्या श्याम बांसुरी बजा रहा होगा। तो क्या आपने देखा इसका आंसर हाँ या ना में है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिख ली, विल श्याम बी। याद रखिएगा बी हमेशा बाद आएगा, नॉट बी नहीं लाएगा बी के बाद, और बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल श्याम बी। और बांसुरी बजाने की होती है प्लेइंग। विल श्याम बी प्लेइंग, और बांसुरी की क्या होती है बच्चे, फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट। विल श्याम बी प्लेइंग द फ्लूट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रूप से लगाना है। तुम कल किताब क्यों पढ़ रहे थे, मैंने देखा गुंडा वर्ब आ गया, क्यों सबसे आगे आ जाएगा भाई, फिर यू के साथ लगता है विल, फिर यू, फिर आपका रहे हो तो बी, फिर पढ़ने की होती है रीड, क्योंकि रहा है रही है इसलिए आईएनजी लग जाएगा। व्हाई विल यू बी रीडिंग द बुक, एंड कल के लिए क्या लगा दोगे बच्चे, टुमारो। गॉट इट। आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो, मैंने आपको बोल दिया कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है मेन वर्ब में आईएनजी। चाहे हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो, चाहे पे हमारा पास्ट हो या हमारा फ्यूचर हो, हमें मेन वर्ब में आईएनजी लिखना ही लिखना है। चेंजेबल हमारा है केवल हेल्पिंग वर्ब।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगा देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम वाज वर लगा देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी शैल बी हम लगा देते हैं। बस यहीं से आपके देखिए 3 सेंटेंस कंप्लीट हुए। मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से हम तीनों सेंटेंसेस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं। वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर के लिए एस लगा देते हैं मेन वर्ब में, और प्लूरल के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आपका इकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, साथ में बोलिएगा, पास्ट इंडेफिनिट आपके सेंटेंसेस का एक मात्र ऐसा इकलौता सेंटेंस है जिसके साथ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट या पास्ट में निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव के लिए आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और तब आप प्रेजेंट में डू या डज का यूज करते हो, और पास्ट में आप डिड का यूज कर लेते हो। अब हम बढ़ते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ साथ हम प्रेजेंट और पास्ट को भी रिकॉल कर लेंगे। और आपको बता दें कि हम ऑलरेडी टेंसेस की एक पूरी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हमने जैसे आपका फ्यूचर देख रहे हो उसके लिए प्रेजेंट टू पास्ट का भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर से देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जैसे आपको बाकी सभी वीडियो समझ में आ रही होंगी, 100% आपको वीडियो समझ आएंगी। और अक्सर हम कहते नहीं हैं, आप सब लोग वैसे ही बहुत सारा सपोर्ट किया आप लोगों ने, तो चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भेजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज, लेटेस्ट वीडियोज की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, यानी भूतकाल में आने वाले समय में हम भविष्य काल के जो हम काम कर रहे हैं उसको हम पहले से सोचे बैठे हैं कि हम ये काम भविष्य काल में सब पूरा कर लेंगे। हम सोचा करते हैं कि भविष्य में हम जाएंगे, आगे बढ़ के मेरा पूरा घर बन चुका होगा, ठीक है, सब कुछ आप सोच लेते हो, बढ़िया गाड़ी आ चुकी होगी, हम बढ़िया जलवा कर चुके होंगे। जब आप ये बात करते हो कि फ्यूचर में हम ऐसा कर चुके होंगे, वैसा कर चुके होंगे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फ्यूचर है बच्चे तो विल और शैल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस फ्यूचर परफेक्ट है तो विल के साथ है तो शैल के साथ भी हैव का यूज करना पड़ेगा। और हम आपको बता चुके हैं कि परफेक्ट में आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही ऐसा है जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती है। मैंने क्या लिखा बच्चे, मैंने लिखा कि श्रवण मथुरा जा चुका होगा। श्रवण मथुरा जा चुका होगा। कॉमन बनाइए सब लोग, जल्दी से बनाइए। दूसरा मैं लिख रहा हूं तुम मोहन के साथ बाजार जा चुके होगे। तुम मोहन के साथ बाजार जा चुके होगे। अब देखते हैं टेंस आपका कैसा भी हो, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको हम सब अस्त्र शस्त्र दे चुके हैं, अस्त्र शस्त्र से तात्पर्य आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब आपको बता चुके हैं, और आपको कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है आपको ये भी पता है, तो बस जय हो शुरू हो जाइए। श्रवण, वी यूज द सब्जेक्ट श्रवण। जा चुका होगा तो विल है, श्रवण विल है। जाने की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो गो, वेंट, गॉन। श्रवण विल हैव गॉन टू मथुरा। हाउ इज ही? श्रवण विल हैव गॉन टू मथुरा। तो मोहन के साथ बाजार जा चुके होगे। हमको क्या सब टारगेट करना है? सब्जेक्ट हमारा तुम, फिर मेन वर्ब के लिए चुके होंगे, मेन वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब चुके होंगे, मेन वर्ब हमारा जाना, ऑब्जेक्ट हमारा बाजार, और ये जो मोहन के साथ बाजार, बच्चे जो मोहन के साथ, ये हमारा बचा रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ हिस्सा जो हम ये लिखे हैं। गॉट इट? यानी जितना भी हिस्सा बचा हो सब यही आ जाएगा। तो अवर सब्जेक्ट इज यू, हेल्पिंग वर्ब इज विल हैव, यू विल हैव, जाने की आपको बता चुके हैं गॉन,
यू विल हैव गॉन, कहाँ जा चुके हो भैया, बाजार जा चुके हो, तो गॉन टू मार्केट, मार्केट किसके साथ, मोहन के साथ, तो विद मोहन। देखिए जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब आपको चीजें क्लियर होती हैं तो आपके सब सेंटेंसेस बनते हैं, और जिन टेंसेस से आप डर रहे होते हो वो आपका खेल खेल में हो जाता है। जल्दी से हम निगेटिव की बात कर लें। अगर हमारा निगेटिव सेंटेंसेस होता है तो आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं बच्चे, नॉट को जोड़ देते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। अगर हम बोल दें श्रवण मथुरा नहीं जा चुका होगा, नहीं जा चुका होगा, तो श्रवण विल नॉट हैव गॉन टू मथुरा, तुम मोहन के साथ बाजार नहीं जा चुके होगे, तो यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट विद मोहन। यानी हम फिर से कह रहे थे, फिर से आपको बता रहे हैं कि हमको केवल एक ही चीज पर फोकस करना है कि नॉट हमेशा केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और हमारी मुख्य हेल्पिंग वर्ब है विल से। आगे चाहे आपका बी लगा हो, चाहे बीन लगा हो, चाहे हैव लगा हो, चाहे कुछ हैव बीन लगा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम नॉट का यूज हमेशा विल के बाद करेंगे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आती है तो हम नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं। उसका एग्जाम्पल भी हम अभी देखते हैं। अगर सपोज हमारा ऐसा सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार बनाएंगे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि सुनने से लिखने से ही चीजें आपको याद हो जाती हैं। हमने आपको बताया कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बच्चे दो तरह के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस जिसका आप जवाब यस या नो में दे पाओ, वो कहलाते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक ऐसे सेंटेंसेस जिनका जिनकी WH फैमिली वाले होते हैं उनको बोलते हैं WH टाइप सेंटेंसेस। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं हम, और आपको ये पूरी थ्योरी हम लिखाई चुके थे कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, गुंडा वर्ब है तो वो पहले आ जाएगा, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। अब देखिए सीधे एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम खाना खा चुके होगे, खा चुके होगे। मैं कल दिल्ली कैसे जा चुका हूँ। क्लियर है? देखते किस तरह से इसको हम बनाते हैं। क्या तुम खाना खा चुके होगे, तो क्या हाँ या ना मैं आंसर दे पा रहा हूं, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे उठा लाओ, विल यू, अब लगाओ है, विल हैव साथ में नहीं आएगा, विल हैव यू गलत है, विल यू हैव। अगर यहाँ पे नहीं भी होता, क्या तुम खाना नहीं खा चुके होगे, तो विल यू नॉट हैव। क्लियर है? फिर खाना की क्या है, ईट एट ईटन, विल यू नॉट हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड। हाउ इज इट, विल यू नॉट हैव ईटन द फूड, क्या तुम खाना नहीं खा चुके होगे। मैं कल दिल्ली कैसे जा चुका हूँगा, तो कैसे आपका गुंडा वर्ब है, कैसे को लिखते हो, हाउ, इसको सबसे आगे उठा लो। फिर मैं के लिए लगेगा आपका शैल, हाउ शैल आई, अब लगाओ आप हैव, हाउ शैल आई हैव गॉन, जाने की क्या है बच्चे, गॉन टू दिल्ली, और कब की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, तो कल के लिए क्या लगा दोगे, टुमारो। मैंने आपको परसों की स्पेलिंग पूछी थी ना, टुमारो, तो परसों की स्पेलिंग ये मतलब था ना कि टुमारो को एक और मारो, है ना, हाँ टुमारो को एक और मारो, है ना, वो परसों की स्पेलिंग नहीं है, वो आप ही बताओगे। मैं कल दिल्ली कैसे जा चुका हूँगा, हाउ शैल आई हैव गॉन टू दिल्ली टुमारो। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। देखिए फिर से हम रिवाइज करते हैं, आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी मेन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है फिर भी मेन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। चेंजेबल है हमारी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट है तो केवल हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट हो तो हैड का यूज करेंगे। क्लियर है? यही टेंस आपका अगर प्रेजेंट में होता तो कहते हैं आप हैव यू ईटन द फूड। क्लियर है? पास्ट में होता तो हैड यू ईटन द फूड। फ्यूचर में है तो विल यू नॉट हैव ईटन द फूड। यानी अगर निगेटिव है तो निगेटिव लगाएंगे। सपोज यहाँ पे अगर नहीं है, नहीं है तो नॉट फॉर्म इग्नोर कर देंगे, नॉट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सिंपल है। आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है और आपका सबसे अंतिम टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको देखने के बाद हम पूरी अपनी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से आप जो चेंजेबल चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो।
बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपका क्या है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना, परफेक्ट मतलब हो चुका हो, यानी काफी देर से फ्यूचर में काम चल रहा हो, जो हो भी चुका है और लगातार अब भी चल रहा है, यानी हमारा कोई ऐसा काम जो काफी देर पहले से चल रहा होगा और अब तक चल रहा होगा। जैसे मैं कह दूं कि मैं कल 3 घंटे तक पढ़ रहा हूँगा, मतलब मैं कल 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, यानी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि कल जब होगा तुम 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे होंगे, बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी मूवी रिलीज कर दो, कुछ भी हो जाए, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, कुछ भी चाइनीज फूड ले आओ, हम खाने के लिए नहीं उठेंगे, मैं कल लगातार 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। यानी जब सब काम आपका ज़्यादा देर से चल रहा होता है और लगातार अब भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमारा प्रेजेंट में चीज होता है तो प्रेजेंट लगा देते हैं, पास्ट में होता है तो पास्ट कर देते हैं, फ्यूचर में होने को होता है तो फ्यूचर लगा देते हैं। जैसे इसमें भी बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है कि विल और शैल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, पक्की दोस्ती हो चुकी है आपसे, विल और शैल पीछा नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है हैव का यूज हम कर चुके थे, हैव का यूज कर चुके थे क्योंकि हमारा परफेक्ट था, लेकिन यहाँ पर भैया बीन और बीन जुड़ जाएगा, will have been, shall have been। और आपको पता है कंटिन्यूअस का मतलब होता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हम बता चुके हैं कंटिन्यूअस का मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट का मतलब होता है हैव, सिंपल है, और जो फ्यूचर है तो बिल्कुल जुड़ेगा जुड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल से हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे लिख दूँ लता, मैंने क्या लिख दिया कि जो लता है वो लता क्या कर रही है, सुबह से, लता सुबह से गीत गा रही होगी, लता सुबह से गीत गा रही होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने, सर रही होगी, ये हम कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा अगर आपके मन में याद है कि कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। मैंने बोला कि मैं गाना गा रहा हूँ, सॉरी मैं गाना गा रहा हूँगा, और मैं कल से गाना गा रहा हूँगा, या मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा। जब ऐसा सेंटेंस आता है मैं 3 दिन से गाना गा रहा हूँगा, यानी जब केवल और केवल आपका काम चल रहा हो, जब टाइम नहीं दिया हो, जब टाइम नहीं दिया हो तो केवल कंटिन्यूअस होगा, जब टाइम दिया हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लता, लता के लिए आप कर दोगे लता, हेल्पिंग वर्ब के लिए आपका हो जाएगा विल हैव बीन। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ, और ऐसे बताने की कोशिश करूँ कि आप दूसरे को पढ़ा दो। मैं यही कहता हूँ कि पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा दो। और मैंने बहुत बार बोला, आज फिर से बच्चों को आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसे क्लास में हो जिसमें नंबर 1 पे, हमेशा फर्स्ट पोजीशन, हमेशा नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं, तो बच्चे आप गलत क्लास में हैं। जी हाँ, अगर आप क्लास में ऐसे हैं, ऐसे बच्चों में से हैं जो हमेशा फर्स्ट आ रहे हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं, तो आप गलत क्लास में हैं। और अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब भी आप गलत क्लास में हैं, क्योंकि टफ चीज़ें अक्सर छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, इस पर चर्चा किसी विस्तार से करेंगे किसी और दिन। अभी फोकस करते हैं लता सुबह से गीत गा रही होगी, यानी सुबह से, मॉर्निंग आया ना तो टाइम दे रहा है, तो लता विल हैव बीन। अगर सुबह से नहीं होता तो लता हैव बीन। क्लियर है ना, लता विल हैव बीन सिंगिंग, राइट, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। सुबह से लग जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यानी हमको एक चीज पता चलती है कि अगर हमारा कोई भी टाइम क्या है, सॉरी यहाँ पे सुबह जो है वो निश्चित नहीं है, क्या चीज आपको बतानी है, इसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा। इसको देखने के लिए हम आपको चीज बता रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी जो वर्ड है वो निश्चित है, क्या है, अगर हमारा जो कोई भी वर्ड है वो निश्चित है, किसी चीज को फिक्स कर रहा हो, तो हमारा लगता है सिंस। और अगर हमारा कोई भी शब्द निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वहां पे हम लगाते हैं कि जब भी आपका फिक्स समय होता है, निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर। तो यहाँ पे आपका मॉर्निंग निश्चित समय है तो सिंस लगाया है। जैसे होता लता 2 घंटे से गीत गा रही है, तो 2 घंटे से किस 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, दोपहर के 2 घंटे से, ठीक है, किस 2 घंटे से, तो आप वहाँ पे लगाते हैं फॉर। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर करते हैं इसमें कि दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैंने लिखा मैं
एक साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो देखते क्या बनता है कि मैं 1 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन, पढ़ाने की क्या होती है बच्चे, टीच, तो टीचिंग यहाँ की क्या कर दोगे, हेयर, फिर 1 साल से यानी फॉर 1 ईयर, कि मैं 1 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 1 ईयर। इसी प्रकार से आपको पता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए निगेटिव की बात करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ देते हैं बच्चा, नॉट जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर भी आपका होगा नहीं गा रही होगी, तो नहीं के लिए आप विल के बाद क्या जोड़ देते हो, नॉट। यहाँ पर भी है नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो शैल के बाद क्या जोड़ दोगे, नॉट। यानी आपको चीज़ें इतनी क्लियर हो गई हैं यहाँ तक कि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो नहीं के लिए नॉट जोड़ देंगे। और इसी में अगर हम इसी में नहीं बताते, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपका है एक घना हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या वाले हैं जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। किस तरह से आप उनको लर्न करोगे, जैसे मैंने बोला आपसे, क्या बोला, क्या तुम 2 दिन से खा रहे होगे, या मैंने लिखा कि रामू 3 महीने से पढ़ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं और फिर आपको एनालिसिस करते हैं इन चीज़ों का कि कैसे हमारे ये सब टेंसेस बनते हैं। तो क्या आपने देखा इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, विल यू हैव बीन। बहुत बार हमने आपको बताया है बच्चों, बहुत बार बता चुके हम, फिर से उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि विल के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे लिखेंगे। विल यू हैव बीन, फिर आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो ईटिंग, विल यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। हाउ इजी, वेरी इजी। रामू 3 महीने से पढ़ रहा होगा, रामू 3 महीने से, लेकिन आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो रामू 3 महीने से क्यों पढ़ रहा होगा, क्या लगा दिया आपने कि रामू 3 महीने से क्यों पढ़ रहा होगा। तो देखते हैं क्या बनेगा, कब के लिए सबसे आगे आ जाएगी, क्यों की आ जाएगी, भाई विल रामू हैव बीन रीडिंग फॉर 3 months। क्लियर है बच्चों, वाई विल रामू हैव बीन रीडिंग फॉर 3 months। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो टेंसेस भी हमारे आसानी से बनेंगे। अब हम करते हैं एनालिसिस कि अगर आपके कभी कभी क्या होता है कि पूरी वीडियो के प्रति आपका माइंड कहीं और चला जाता है और आप चीज़ को ध्यान से नहीं सुन पाते और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो बस केवल 2 मिनट में हम इस पूरे फ्यूचर टेंस का एनालिसिस करेंगे चार्ट के द्वारा। और अगर आपका ध्यान कहीं पे भटका भी होगा, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं भी आई होगी, तो आप उस एनालिसिस से, उस चार्ट से पूरा का पूरा सेंटेंस आराम से कवर कर सकते हो। तो बस के बच्चों 2 मिनट की और बात है और देखते हैं किस प्रकार से आपका फ्यूचर टेंस पूरी तरह से कवर। देखिएगा ये जो आपको साड़ी दिख रही है, किस तरह से आपके सारे डाउट्स को पल भर में दूर कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या आएगा। आपने इतने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, उनमें जो चेंजेबल बच्चे हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही है। तो जो हमारा प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस प्रॉब्लम को ही हम दूर कर दें तो हमारा टेंस बनाने का जो नजरिया है, टेंस जो हमको टफ लगता है, वो कितने आसान लगने लगेगा। जरा सोचिएगा, सपोज आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ही आप पकड़ लो। प्रॉब्लम को समझना ही बहुत बड़ी चीज होती है। प्रॉब्लम हमारी क्या है, वो मेन वर्ब। इस प्रॉब्लम को ही आप समझ के, इस प्रॉब्लम पे ही थोड़ा ध्यान देके किस तरह से हम चीजें आसानी कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी बच्चे विल और शैल। आपने भी कहा यस सब। मेन वर्ब की बात हम बात करें, हमने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर आपका होगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चे, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे हम, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी, शैल बी। आपने कहा ओके सर। मैंने कहा जब फ्यूचर परफेक्ट पे आएंगे बच्चे,
तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल हैव और क्या होगी, शैल हैव। ये तो समझ गए। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हमारा विल हैव तो रहेगा ही रहेगा, हमारा जो शैल हैव है वो रहेगा ही रहेगा, बस हमारा जो बी है इस बी में हम ईएन यहाँ भी जोड़ देंगे, ईएन यहाँ भी जोड़ देंगे। ये विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मेन वर्ब पे आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बच्चे, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस पे आए हम तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में आए हम तो मेन वर्ब की बच्चे कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए तो भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हम एग्जांपल देखते हैं, केवल एक एग्जांपल लेंगे। चलिए मोहन को हम मंदिर भेजते हैं, गॉट इट। मैंने कहा मोहन मंदिर जाएगा तो मोहन विल गो टू टेम्पल, मोहन विल गो टू टेम्पल, ठीक है। मैंने कहा मोहन मंदिर जा रहा होगा तो मोहन विल बी गोइंग, गोइंग आईएनजी है ना, मोहन विल बी गोइंग टू टेम्पल। तो गो टू टेम्पल, विल गो और विल बी गोइंग। मैंने कहा मोहन मंदिर जा चुका होगा तो मोहन विल हैव गॉन टू टेम्पल, मोहन विल हैव गॉन टू टेम्पल। और मैंने बोला मोहन 2 घंटे से मंदिर जा रहा होगा तो मोहन विल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 आवर्स। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि वो 2 घंटे से तैयार हो रहे होंगे, तुम 2 घंटे से तैयार ही हो रहे हो जाके। यानी कहने का मतलब है जब चीजों को हम अपनी डेली बोलचाल में, आप डेली बोलचाल में टेंसेस का ही तो यूज करते हो। मम्मी हम मंदिर जा रहे हैं, मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, मम्मी हम स्कूल से आ चुके हैं, आप टेंसेस ही तो बोल रहे हो ना घर पे। तो आप इस टेंसेस को जब आप अपनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हिंदी में सोचते हैं फिर उसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इंग्लिश में ही सोचना होगा। आप सीधे सीधे बोलो ना मम्मी आई एम गोइंग टू स्कूल, मम्मी आई एम गोइंग टू टेम्पल। समझ रहे चीजों को? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको बेसिक क्लियर होंगे तो आप आसानी से हर चीज कर पाओगे। और आपको हमने आपको बता दें, आपको पता भी होगा, अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो आप तो आपको पता होगा कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया था 30 डेज चैलेंज का, जिसमें से हम 5 या 6 दिन का जो चैलेंज है वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। बाकी बचे वाली वीडियोस को भी हम कंटिन्यू करेंगे। जो आपका टेंस होता है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप इसको बहुत आसानी से पढ़ लेते हो, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी हम आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होती है तो आपकी इंग्लिश जो आप बोलते हो वो आपका और फ्लुएंटली निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर बार की तरह आपको बताते हुए जा रहे हैं कि आपको जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। किसी भी वीडियो में, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। हमारी जो टीम है वो कमेंट्स का एनालिसिस करती है और उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अब तक हम लगभग अबाउट नियर 150 वीडियोज चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और अबाउट नियर 11 मंथ्स हो भी गए हैं चैनल को क्रिएट किए हुए। और आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है, तो लगभग 150 में 120 प्लस वीडियोज आपकी कमेंट्स के आधार पे ही हमने बनाई है। तो आपकी कमेंट वेरी नेक्स्ट वीडियो, आपका चैनल है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।